गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हच्या आजच्या क्लासमध्ये आपला मेन टॉपिक असणार आहे मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन इन अ स्ट्रिंग. तुम्हाला आठवत असेल की मागच्या क्लासमध्ये आपण कॉन्सेप्ट समजून घेतला स्टेशनरी वेव्हचा, स्टेशनरी वेव्ह कशा फॉर्म होतात, आणि आज आपण स्ट्रिंग मध्ये स्टेशनरी वेव्ह आणि तिचे जे डिफरंट मोड्स ऑफ व्हायब्रेशन्स आहेत त्याला स्टडी करणार आहोत. पण त्याच्या आधी आपण काही स्पेशल शब्द, काही व्होकॅब्युलरी जे आपल्याला यूज करायची आहेत, काही वर्ड्स जे आपण नेहमी यूज करू आजच्या क्लासमध्ये किंवा या पुढच्या पार्टमध्ये चॅप्टरच्या, ते पण समजून घेऊ, ज्यामध्ये आपल्याजवळ आहेत व्हॉट इज मीन बाय हार्मोनिक्स अँड ओव्हरटोन्स. जेव्हा आपण आजच्या क्लासच्या पहिल्या स्लाइडवरती जातो तर तिथं आपल्याला दिसत आहे की स्टेशनरी वेव्ह काय असते आपण काल बघितलं. व्हॉट इज मीन बाय स्टेशनरी वेव्ह? इफ टू आयडेंटिकल वेव्स विच आर ट्रॅव्हलिंग इन सेम मीडियम बट इन अपोजिट डायरेक्शन, कि सेम मीडियम में चल रही है लेकिन कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, और आपस में इंटरफेयर करेगी, तब क्या फॉर्म होता है? स्टेशनरी वेव. तब क्या फॉर्म होता है? स्टेशनरी वेव. ओके, अब हमने स्टेशनरी वेव कल फॉर्म की थी इन स्ट्रिंग के अंदर. जैसे कि हमने देखा था कोई भी स्ट्रिंग आपके पास है, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग को हमने दो एंड पे क्लैम्प करके रखा हुआ है, यानी कि बांध के रखा हुआ है, फिक्स करके रखा हुआ है, और इसको अगर हम प्लग करेंगे तो इसमें हम अलग अलग तरीके से स्टेशनरी वेव फॉर्म कर सकते हैं. ऐसे अगर हम मानेंगे कि अगर इसमें मैंने कुछ इस तरीके से एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दो लूप उसमें फॉर्म हो गए. तो ये जो रिजिड एंड था, फिक्स एंड था, इसको हमने कहा था नोड, क्योंकि यहां का पार्टिकल ऑसिलेट ही नहीं कर रहा है. और इसको भी हमने क्या कहा था? नोड. ये भी क्या कहा था? नोड. लेकिन स्ट्रिंग के अंदर ऐसी पोजीशंस कि जहां पे पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट हो रहा है, उसको हमने क्या कहा था? एंटी नोड. अगर आपको याद है, ये कंप्लीट वेव का जो लेंथ होता है वो वेवलेंथ के फॉर्म में होता है लैम्बडा. तो अगर हम नोड टू नोड की बात करें तो ये डिस्टेंस हमें मिला था लैम्बडा बाय 2, और अगर हम नोड टू वन एडजेसेंट एंटी नोड की बात करें तो हमें वो डिस्टेंस मिला था लैम्बडा बाय 4. ऐसे, और ये एक तरीका हुआ स्ट्रिंग को वाइब्रेट करने का. इसको मैं 3 लूप 4 लूप अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करा सकता हूं, और वही हम आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक. और कुछ फॉर्मूले भी आएंगे, लेकिन साथ ही साथ में हम स्टेशनरी वेव एक और जगह पर क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एयर कॉलम. एयर कॉलम, या मेनली यहां पे मैं शब्द यूज कर सकता हूं स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन अ ऑर्गन पाइप. अब ऑर्गन पाइप क्या होता है आगे समझ में आएगा ही आपको, लेकिन ऑर्गन पाइप एक ऐसा पाइप है जिसमें हम एयर उसके अंदर बंधी हुई होती है, और एयर के अंदर हम वाइब्रेशन स्टेट करते हैं, यानी कि स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करते हैं. जैसे मान लीजिए मैंने एक पाइप लिया. ये ऑर्गन पाइप हम मेनली 2 तरह के लेते हैं, लेकिन अभी मैं एक ही बता रहा हूं आपको. एक ऐसा पाइप है, मैं चाहूं तो इसका 3D भी डायग्राम बना सकता हूं, लेकिन बनाया मैंने 2D ही, क्योंकि अगर मैं 3D बनाऊंगा तो पाइप ऐसे दिखेगा ना आपको, ऐसे, ठीक है, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप में, लेकिन मैंने 2D बनाया. तो एक पाइप है जिसका एक एंड मैंने क्या करके रखा हुआ है? क्लोज्ड करके रखा हुआ है. क्या करके रखा हुआ है? क्लोज्ड. और जो दूसरा एंड है वो क्या है? ओपन. अब जाहिर सी बात है इसके अंदर कुछ नहीं, मतलब कुछ तो होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा? हवा होगी, एयर होगी. तो इस पाइप के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एयर होगी. तो ये जो इसके अंदर हवा भरी हुई है, ये जो हवा के मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं ऐसे, ये दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर, ठीक है. तो मैं इसको कह सकता हूं ये एक एयर का कॉलम है. बस सुनते रहियो, ठीक है. ये क्या है? एयर का कॉलम. अब मैं इस हवा के अंदर क्या करना चाहता हूं? स्टेशनरी वेव को सेट करना चाहता हूं, स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करना चाहता हूं. और वो करने के लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक बहुत ही पॉपुलर डिवाइस की, जिसका नाम होता है ट्यूनिंग फॉर्क. अब मैं ट्यूनिंग फॉर्क लूंगा एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का. मान लीजिए मैंने 240 हर्ट्ज इतने फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लिया, उसको एक रबर पैड पे स्ट्राइक किया और उसको होल्ड किया इस पाइप के इस ओपन वाले माउथ पे, ठीक है, इस खुले हुए जो सिरा है वहां पे उसको मैंने पकड़ा. तो ये ट्यूनिंग फॉर्क जब उसके फ्रॉन्जेस वाइब्रेट होंगे तो ये सेट करेंगे एक वेव यहां पे. कौन सी वेव? लॉन्जिट्यूडनल वेव, क्योंकि वो तो आगे पीछे कर रहा है, तो पार्टिकल ऐसे कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन के फॉर्म में वेव जाएगी. तो हम देखेंगे कि यहां पे वो क्रिएट करेगा कॉम्प्रेशन, देन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन एंड कॉम्प्रेशन. तो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव आई और यहां पे जाके स्ट्राइक हुई. ये तो एंड क्लोज है. अब कोई भी वेव टप्पा खा के कहा आएगी? वापस. तो जब वापस आएगी तो एक वेव पहले अंदर गई और दूसरी वेव यहां से क्या होगी? वापस आएगी, जिसका भी कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन, रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन ऐसे कुछ होगा. मतलब इसमें क्या बन गया? 2 वेव्स बन गई, एक जाने वाली वेव, एक आने वाली वेव. अब दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी,
क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव की फ्रीक्वेंसी सेम ही होती है। तो दो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो जाहिर सी बात है इस एयर कॉलम के अंदर क्या फॉर्म होगा, स्टेशनरी वेव। यानी कि इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो ऑसिलेट ही नहीं कर रहे। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर नहीं रहे हैं उनको वहां पे क्या फॉर्म होंगे, नोड्स। जैसे मान लो ये पार्टिकल है यहाँ पे, ये काफी मैक्सिमम काफी एम्पलीट्यूड से ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है, और यहाँ का पार्टिकल बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, यहाँ का पार्टिकल और जोरों शोरों से एम्पलीट्यूड हो रहा है, और यहाँ पे रेजिडेंट फिक्स एंड जो है द पार्टिकल विच आर नॉट फ्री टू ऑसिलेट, वहां पे तो वो जीरो एम्पलीट्यूड से ही ऑसिलेट करेगा। मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, नोड, यहाँ पे एंटी नोड, यहाँ पे नोड, यहाँ पे एंटी नोड। बस यहाँ पे दिखाते टाइम पे थोड़ा सा अलग दिखाते। जैसे मुझे पता है कि पार्टिकल का वाइब्रेशन भले ही इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे इसका क्या बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ। और ग्राफ के केस में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो ये मैंने पाइप लिया, अब ग्राफ के केस में मैं एक ऐसे एक्सिस मान लेता हूं और इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो रहा है वो यहाँ पे मीन पोजीशन मान के उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे दिखाता हूं। मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, तो यहाँ पे बनेगा एंटी नोड। यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा नोड। मतलब पार्टिकल यहाँ के मैक्सिमम, यहाँ के थोड़े कम, यहाँ के और कम, यहाँ का और ये बिल्कुल नहीं हिलेगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे फॉर्म होगा यहाँ पे, समझ रहे हो क्या। अगेन यहाँ का पार्टिकल ज्यादा तेजी से ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, इनका कम, इनका थोड़ा सा ज्यादा। अरे समझ रहे का, हा इथचा पार्टिकल असा असा दाखवेल ना मी ग्राफिकली, तर हे असे समजू लागलं तुम्हाला। स्ट्रिंग मध्ये कसे लूप फॉर्म होते झाले होते, पाइप मध्ये भी तसेच लूप फॉर्म होतात, पण पार्टिकल पाइप मध्ये असे जरी व्हायब्रेट होत असले तरी मी ग्राफिकली ते डायग्राम अशी दाखवली। म्हणजे हा जो पॉइंट आहे हा काय असेल, नोड, हा कोणता असेल, अँटी नोड, हा काय असेल, नोड, आणि हा काय असेल, अँटी नोड। मला एवढ्या बकबक मधून फक्त एकच गोष्ट सांगायची आहे की आपला जो अपकमिंग पार्ट आहे त्या अपकमिंग पार्ट मध्ये आपण एक स्ट्रिंग घेऊ, तिच्यामध्ये डिफरंट फ्रिक्वेन्सीचे व्हायब्रेशन सेट करू आणि अशा प्रकारचा एक एअर कॉलम घेऊ। एक क्लोज ॲट वन एंड आणि एक ओपन ॲट बोथ एंड असते। दोन्ही पाईपांमध्ये सुद्धा आपण अशा प्रकारची स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म करून त्याच्यामध्ये डिफरंट टाईपच्या फ्रिक्वेन्सीचा अभ्यास करू। पण हा सगळा पार्ट सुरू करायच्या अगोदर मी पहिलेच सांगितलं की तुमचं शब्दार्थ है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पाहिजे। काही शब्द आहेत जे नेहमी नेहमी वापरीला था अपकमिंग पार्ट मध्ये, त्यातला पहिला शब्द है एंड दैट इज कॉल्ड एज, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। ये दो शब्द मेरे को समझाना है और वो आपके नस नस में पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा खेल है आगे का, हर क्वेश्चन इसके ऊपर बनने वाला है। तो अगर आपको हार्मोनिक्स और ओवरटोन समझना है तो इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको समझने की, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। देखो भाई, किसी भी चीज से जब मुझे साउंड प्रोड्यूस करना होता है, यानी कि कहीं से भी जब साउंड प्रोड्यूस होगा तो उस साउंड की एक फ्रीक्वेंसी होगी। मैं किसी से, जैसे मान लो मैंने क्या किया, इस डायस के ऊपर अभी पेन को स्ट्राइक किया तो आवाज आई नहीं आई, मतलब वो डायस वाइब्रेट हुआ होगा और वहां से साउंड मेरे कानों तक आई होंगी। मतलब वो डायस या ये जो डेस्क है वो कुछ फ्रीक्वेंसी तो वाइब्रेट हुआ है, वो उसकी एक फ्रीक्वेंसी हुई। तो किसी भी चीज को जब आप प्लग करते हो, स्ट्रक करते हो, किसी तार को आप वाइब्रेट करते हो तो वहां से आपको एक फ्रीक्वेंसी की आवाज मिलेगी। लेकिन हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मैं इसको यहां से एक आवाज निकाला, मैं अलग अलग आवाज भी यहां से निकाल सकता हूं, तो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सिस्टम को, किसी भी तार को जब आप मिनिमम फ्रीक्वेंसी से आप वाइब्रेट करोगे तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती, उस चीज की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। आई रिपीट, समझ में नहीं आऊंगा तो व्हाट इज मीन बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए मेरे पास कोई तार है, क्या है मेरे पास कोई तार, ठीक। अब मैंने क्या किया, इस तार को प्लग किया, एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को क्या किया मैंने, प्लग किया तो मैंने देखा, मैंने इसको 1 हर्ट्ज से प्लग किया। कितने फ्रीक्वेंसी से, 1 हर्ट्ज। तो मुझे इसमें स्टेशनरी वेव दिखी नहीं दिखी। फिर मैंने इसको 2 हर्ट्ज से प्लग किया, फिर भी मुझे इसमें स्टेशनरी वेव दिखी नहीं। मैंने ऐसे करते करते इसको 5 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज करते 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 10 हर्ट्ज तक गया, स्टेशनरी वेव फॉर्म ही नहीं होऊन रही। असं करता करता जेव्हा मी 11 हर्ट्ज वरती गेलो तब मैंने देखा कि अब तार यहां पे जा रही है और नीचे जा रही है। पहली बार मुझे स्टेशनरी वेव दिखी, कितने हर्ट्ज पे, 11 हर्ट्ज पे। तो मैं कहूंगा इस पर्टिकुलर लेंथ के स्ट्रिंग के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 11 हर्ट्ज। फिर मैंने क्या किया, सेम तार को 12 हर्ट्ज से वाइब्रेट किया तो नहीं दिख रही मुझे स्टेशनरी वेव। फिर मैंने 13 से किया, नहीं दिख रही, 14, 15 करते गया, 20 सब गया। फिर गया मैं 22 हर्ट्ज और तब जाके मुझे ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करती हुई दिखी, तो इसके मुझे स्टेशनरी वेव दिखी। तो जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे, जैसे 11, 22, मैंने देखा 33, इन फ्रीक्वेंसीज पे मुझे इसमें स्टेशनरी वेव दिख रही है। तो दिस ऑल 11,
22, 33 आर कॉल्ड एज नॅचरल फ्रिक्वेन्सीज ऑफ दॅट स्ट्रिंग. इनको क्या कहते हैं? नॅचरल. पण या नॅचरल मधली सगळ्यात मिनिमम कोणती आहे? 11. दिस 11 इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग. बात समझ में आ रही है क्या आपको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, समझ में आया? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे तुमने पहली बार किसी चीज में स्टेशनरी वेव को देखा. स्टेशनरी वेव तो मुझे 22 हर्ट्ज पे भी दिख रही है, स्टेशनरी वेव तो मुझे 33 हर्ट्ज पे दिख रही है. अच्छा 12 पे नहीं दिख रही, तो 12 तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ही नहीं उसकी. उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी खाली कौन सी होगी? 11, 22, 33. और इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी में से जो मिनिमम होगी वो होगी उसकी फंडामेंटल. ठीक. अब दो टर्म और है, एक है हार्मोनिक्स और दूसरी है ओवरटोन. हार्मोनिक को समझते हैं. इट इज अ वर्ड, हार्मोनिक एक ऐसा शब्द है which is used for fundamental frequency and its integral multiple. ये वर्ड हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं और उसके इंटीग्रल मल्टीपल से. जैसे मैंने अभी अभी आपको कहा था कि भाई देखो 11 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी, तो मैंने माना यन एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और कितनी है? 11 हर्ट्ज. तो यन इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग. ठीक. अच्छा 22, तो 22 मतलब क्या? 2n, 3n, 4n. तो देखो ध्यान से देखो, ये n जो है ये कितना था मेरा? 11. तो 2n कितना होगा मेरा? 22. 3n कितना होगा? 33. 4n कितना होगा? 44. तो मैंने बोला ये सभी क्या है? इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी n, 2n, 3n. और मैंने बोला कि भाई देखो ये वर्ड कौन सा वाला? हार्मोनिक. किसके लिए यूज होता है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए. तो यह n जो है दिस इज कॉल्ड एज, पहला 1 है ना यहाँ पे, फर्स्ट हार्मोनिक. ये क्या है? 1n मतलब क्या? फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक रिप्रेजेंट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी वाइब्रेटिंग बॉडी. अच्छा बताओ व्हाट इज दिस 2n? सेकंड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक. मैंने क्या बोला? हार्मोनिक इज द वर्ड यूज फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल. 4, 5, 6, 7. ये क्या है बताओ? ये सेवंथ हार्मोनिक, नाइन्थ हार्मोनिक, इंटीग्रल मल्टीपल. चलो समझ में आ रहा है? एक बार फिर से पढ़िए. हार्मोनिक क्या? इट इज द वर्ड यूज फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इट्स इंटीग्रल मल्टीपल. व्हाट इज ओवरटोन्स? व्हाट इज ओवरटोन्स? ओवरटोन्स आर द फर्स्ट वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी हायर देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 11. अच्छा फंडामेंटल छोड़ दो, फंडामेंटल के बाद पहली हायर फ्रीक्वेंसी कितनी है? 22. 12 नाही, 22. हे एक्झाम्पल घेतलं मी फक्त एक, म्हणजे तुम्हाला हे समजून काहीच फ्रिक्वेन्सी असं असतात ज्या फ्रिक्वेन्सीवर एखाद्या स्ट्रिंग मध्ये स्टेशनरी वेव फॉर्म होऊ शकते, कोणत्याही नाही होत. आणि ज्या याच्यावर स्टेशनरी वेव फॉर्म होते त्याच असतात तिच्या नॅचरल फ्रिक्वेन्सी. त्यातली मिनिमम असते फंडामेंटल, आणि त्या मिनिमम नंतरची जे पहिली असते, जैसे 11 के बाद पहली कौन है? 22. तो इसको बोलते हैं ओवरटोन. लेकिन ये पहला ओवरटोन है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन. अरे बाबा समझ लगा? इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक. फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक या फ्रीक्वेंसीचं नाव आहे ते. इसलिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n1. n1 क्या होता है? 2n. दैट इज सफिक्स में जब लिखो ना तो वो ओवरटोन को रिप्रेजेंट करता है. फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक. ऐसा भी मान सकते सर, पहला हार्मोनिक ले, फर्स्ट हार्मोनिक को टोन के भाषा में क्या बोलेंगे? तो उसको बेसिक टोन बोलो. जो फर्स्ट हार्मोनिक है वो कौन सी है? बेसिक टोन. अच्छा ये कौन है? सेकंड हार्मोनिक. टोन के भाषा में फर्स्ट ओवरटोन. थर्ड हार्मोनिक इज सेकंड ओवरटोन. फोर्थ हार्मोनिक इज थर्ड ओवरटोन. तो ये वो शब्द है जो आपको बार बार यहां पे यूज करने पड़ेंगे. मैं इसी चीज को एक सैंपल वीडियो की तरह आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं. होप कि वो यहां पे प्ले हो जाए. दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? तो आप देख सकते हो यहां पे ये जो चीज दिख रही है, दिस इज व्हाट, एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है. क्या है? एक वाइब्रेटिंग सिस्टम. ठीक. ये वाइब्रेटिंग सिस्टम जो है, ये वाइब्रेटिंग सिस्टम क्या करेगी यहाँ पे? जैसे देखो ये एक स्पीकर, वाइब्रेटिंग सिस्टम मतलब क्या? स्पीकर है और स्पीकर के ऊपर मैंने एक ऐसे एक नेल या खीड़ा घेतला है और उसको अटैच करके ऐसी एडजस्टमेंट कर ली. अब होगा क्या? जब भी ये स्पीकर बजेगा यानी कि वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, तब ये कील भी, ये जो नेल जो है ये भी ऊपर नीचे करेगा. अब जब ये ऊपर नीचे करेगा, बातें नहीं, तो ये जो स्ट्रिंग आपको दिख रही है, ये स्ट्रिंग क्या करना स्टार्ट करेगी?
वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगी। बात समझ रहे हो क्या? एक स्ट्रिंग ली और वो स्ट्रिंग को यहां पे एक वाइब्रेटिंग सिस्टम के साथ अटैच किया और उधर उसको एक फिक्स एंड के साथ में कर दिया। हाँ, तो ये जो वाइब्रेट स्पीकर गाना बजना चालू हो गया ना नाचो नाचो। आवाज ठीक है। तो वो ऐसे कुछ इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि इसके वजह से अब यहां पे मेन टॉपिक चालू हो जाएगा। ये वाइब्रेटिंग सिस्टम तो आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, बारी बारी स्ट्रिंग के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी से इसको वाइब्रेट कराऊंगा और वो फ्रीक्वेंसी आपको दिखा दूंगा। मैं थोड़ा वीडियो को बड़ा कर दूं, वेंदर बा बहुत नहीं तो आता। आवाज कुणाचा? ओके, अब सबका ध्यान इधर। स्ट्रिंग दिख रही है वाइब्रेट करती हुई आपको। अब इधर ना, इधर मैं कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपको दिखाऊंगा। यहां पे कुछ फ्रीक्वेंसी होंगी जिस फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग अभी वाइब्रेट करेगी। तो मान लो देखो वाइब्रेशन सुरू आहे 1 2 3 पण स्टेशनरी वेव्ह दिसली का? प्रोड्यूस होत आहे का, म्हणजे दिसत आहे का तुम्हाला? नाही। पण आता पहा बरोबर 11 हर्ट्ज वरती तुम्हाला इथं स्टेशनरी वेव्ह फॉर्म झालेली दिसत आहे। फ्रीक्वेंसी कितनी? क्योंकि मैं शुरू से आ रहा था 1 2 3 4 बढ़ाते 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 और 11 हर्ट्ज पे क्या बन गया, यहां पे एक लूप फॉर्म हो गया। समझ रहे क्या? और भी आगे जाएंगे, इसकी जो 11 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसको और भी बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो फिर आप देखोगे कि ये जो लूप फॉर्म हो रहा है ऐसे कुछ यहां पे, वो देखो 22 हर्ट्ज पे आपको कितने लूप बनते हुए दिख रहे हैं? 2। ये बड़े तेजी से ऑसिलेट हो रही है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये स्ट्रिंग सिर्फ ऐसी है, लेकिन ड्यू टू विजन का जो परसिस्टेंस है उसकी वजह से वो यहां पे भी दिख रही है हमको। अगरबत्ती नहीं कैसे गोल गोल फैलाते सर्कल दिखता है हमको, लेकिन वो हर जगह पर थोड़ी ना होती है वैसे। ठीक है, तो ये बन गया 22 हर्ट्ज पे। जब मैं और 22 का 23 करूंगा, 24 करूंगा तो इसमें तुमको कोई लूप नहीं दिखेगा। मुझे नेक्स्ट कितने लूप दिखेंगे बताइए? अबे कितनी लूप दिसतील? 3 लूप। और कितने हर्ट्ज पे दिखेगा? 33 हर्ट्ज पे। ये जस्ट एक नंबर है, अलग अलग स्ट्रिंग के लिए वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल में ही आपको इस स्ट्रिंग के अंदर क्या बनती हुई नजर आ रही है? स्टेशनरी वेव बनती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप अभी देखेंगे 22 की जगह पर हम इसको कर ले 33 3। ये कौन है तुम्हारा? नोड अरे कौन है तो? नोड। ये नोड नोड, समझ रहे हो? अब और आगे जाएंगे तब कहानी बदल गई। समज लगा तुम्हाला? तर अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीवरती तुम्हाला असे नंबर ऑफ लूप्स त्या स्ट्रिंग मध्ये भेटतात आणि ज्या फ्रिक्वेन्सीवर स्टेशनरी वेव्ह बनत आहे तेच तिची नॅचरल फ्रिक्वेन्सी आहे। त्यातली मिनिमम कोणती आहे? फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी। फंडामेंटलच्या नंतरची जे पहिली येते तिला काय म्हणतात? ओव्हरटोन। कोणता ओव्हरटोन? पहिला ओव्हरटोन। क्लियर सर्वांना हे? ओके, तो चलिए इस कहानी को यहीं पे खत्म कर देते हैं अभी। ठीक, तो अगर ये समझ में आया होगा तो एक और चीज है, एक नोट है जो आपको समझनी है। आउट ऑफ दैट वन इज, इफ स्ट्रिंग इज प्लग एट डिफरेंट पॉइंट्स देन द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग इज गिवन बाय। मान लीजिए मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से। अब मुझे इसके अंदर प्रोड्यूस करनी है, सेट करनी है स्टेशनरी वेव, तो मुझे जाहिर सी बात है यहां पे प्लग करना पड़ेगा। जैसे ही प्लग करूंगा तो इसके अंदर एक ट्रैवलिंग वेव पहले जाएगी ना, और स्ट्राइक होके फिर रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो जो वेव जा रही है, ये जो ट्रैवलिंग वेव है, इसकी स्पीड किसी स्ट्रिंग में कितनी होती है? v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम। मैं फिर से एक बार लिख लेता हूं, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टी अपॉन एम। ओळख करून देतो आपणास। ठीक है, इसमें पहली बात तो v जो है ये उस ट्रैवलिंग वेव की स्पीड मान लो आप, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो दिस इज द स्पीड ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग, राइट? यस। टी का मतलब होता है गाइस टेंशन, टेंशन इन स्ट्रिंग। टी का मतलब क्या होता है? टेंशन इन स्ट्रिंग, है ना? मतलब आप इस स्ट्रिंग को कितना टाइट बांध के रख रहे हो तो उतनी ज्यादा स्पीड होगी। अगर थोड़ी सी लूज बांध के रखी हुई है तो स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होगी वेव की। ठीक है, उसके अंदर नेक्स्ट है हमारे पास चिन्नुक्लायम। कौन है हमारे पास? चिन्नुक्लायम। एंड दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर मास डेंसिटी। ये मास नहीं है स्ट्रिंग का,
ये स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी या सिर्फ मास डेंसिटी आप इसको बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि छोटा वाला यह मींस स्ट्रिंग का टोटल मास डिवाइड बाय स्ट्रिंग की टोटल लेंथ, मतलब कि मास पर यूनिट लेंथ। यानी कि एक यूनिट लेंथ के अंदर से मान लो 1 मीटर वायर है, 1 मीटर वायर का मास कितना है, 1 मीटर वायर का मास जितना होगा इट विल बी कंसिडर्ड एज अ मास पर यूनिट लेंथ और लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द वायर। जैसे अगर कोई पतली वायर है, 1 मीटर की पतली वायर ली और 1 मीटर की थोड़ी सी रिलेटिवली जिसकी डायमीटर ज्यादा हो ऐसी वायर ली, तो किसकी लीनियर मास डेंसिटी ज्यादा है? अगर इसका 1 मीटर लेंथ में मास नापेंगे तो कम आएगा ना, तो इसका चुन्नुकुलाई कम है और इसका चुन्नुकुलाई ज्यादा है। लीनियर एक यूनिट लेंथ में कितना मास है उसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। तो बताओ V इज इक्वल टू √T/m, फॉर्मूला याद रहेगा? ठीक है, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा मेन प्राइम टॉपिक, जिसके लिए हम लोगों ने ये सारी जद्दोजहद की, ये सारी चीजें पढ़ी, एंड दैट इज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग को लेंगे, उसको प्लग करना स्टार्ट करेंगे, तो स्टेशनरी वेव नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। फिर जाके एक फ्रीक्वेंसी मिली जहां पे पहली बार हमें क्या दिखी, स्टेशनरी वेव, और उस फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कहा, उस मोड ऑफ वाइब्रेशन को हमने क्या कहा, फंडामेंटल मोड, या फिर वो हमारा क्या था, फर्स्ट हार्मोनिक, या फिर उसको टोन के भाषा में आप क्या बोल सकते हो, बेसिक टोन। समझ रहे हो क्या? तो किसी भी स्ट्रिंग को जब आप फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट करते हो तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है और ये हमारे पास स्ट्रिंग है, किसी इंस्टेंट पे स्ट्रिंग एक ही जगह पर होगी, ये लूप फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, L, ये नोड, एंटीनोड, नोड। तो मुझे बताइए, मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो वी ऑल नो दैट कि बेटा V इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्बडा। V इज इक्वल टू क्या होता है, n लैम्बडा। मैं चाहता हूं n निकालना, n इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन लैम्बडा। n इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन लैम्बडा। तो मुझे बताओ, मैं लैम्बडा L को लैम्बडा के फॉर्म में लिख सकता हूं। कोई भी मेरे पास कंप्लीट ऐसी स्ट्रिंग होगी या ऐसे दो लूप होंगे तो ये जो लेंथ होगी इट विल बी लैम्बडा, क्योंकि एक क्रिस्ट और एक ट्रफ मिलके क्या बनता है, लैम्बडा, ठीक है। तो हमारे पास तो खाली एक ही लूप बना है ना, तो ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी, लैम्बडा बाय 2। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो हमें दिख रहा है कि L इज इक्वल टू इस केस में लैम्बडा बाय 2 है, तो यहां से मैं लैम्बडा की कीमत निकालूंगा इधर पुट करने के लिए। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ऑफ L, और यही वैल्यू मैं यहां पे पुट कर दूंगा। अच्छा, लैम्बडा तो मिल गया और V का तो ऑलरेडी पता है मुझे, V क्या होती है, √T/m। तो n इज इक्वल टू √T/m और अपॉन लैम्बडा कितना है, 2L। तो n इज इक्वल टू 1/2L √T/m। व्हाट इज दिस, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का जब आप वाइब्रेट करवाए तो ये फर्स्ट हार्मोनिक है उसका। n देखो, n के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या 1 है, तो ये कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक, बेसिक टोन है, या ये पहला मोड है वाइब्रेशन का। बात समझ में आ रही है? क्या फॉर्मूला है, 1/2L √T/m। या आप सिंपली ध्यान में रख सकते हो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग के लिए होती है V/2L। V/2L क्यों? क्योंकि V की तो वैल्यू तुम्हें पता है स्ट्रिंग के अंदर √T/m होती है, तो V अपॉन डिवाइड में 2L है, ये हो गई कौन सी बेटा, फर्स्ट हार्मोनिक। क्या है ये, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। चलिए एक दूसरा मोड, मैं पहले ये डेफिनेशन भी यहां पे पढ़ लूं। क्या बोल रहा है, ये पहला तरीका था, और भी तरीके से वाइब्रेट कर सकते हैं। देखो, द स्ट्रिंग कैन वाइब्रेट इन अ नंबर ऑफ वेज, ये पहला तरीका हुआ, एंड विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड एज मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये पहला तरीका था, ये पहली फ्रीक्वेंसी मिली, ये पहला मोड ऑफ वाइब्रेशन था। चलिए अब दूसरे मोड के बारे में बात करते हैं। नाउ सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, गाइज, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, पहला फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन था, ठीक है। अब सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, दोबारा से वही कहानी, और इसको प्लग करना शुरू कर देंगे, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर देंगे, लेकिन स्टेशनरी वेव नहीं बन रही। फिर जाके स्टेशनरी वेव बनी, और वो कैसी बनी, कुछ ऐसे, ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड, ये क्या है, नोड। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ आप कितनी मानते हो हर बार, L, और इस बार L लैम्बडा के फॉर्म में कितना होगा, कंप्लीट लैम्बडा, ठीक है। और हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा, V इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा। लेकिन इस बार जो वेवलेंथ है, पहले केस में जो तुमने लिया था लेंथ तो उतनी ली है, लेकिन एक ही लूप बना था, तो तब वेवलेंथ अलग थी ना, अब वेवलेंथ अलग है, तो इसको मैं लिखता हूं V इज इक्वल टू n1
लैम्बडा वन। ठीक है, तो यहां से मुझे मिलेगा n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा वन। लेकिन इस डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो तो लैम्बडा वन के बराबर है। देखो आप, स्ट्रिंग की लेंथ कितने बराबर है? लैम्बडा वन के बराबर। तो अगर मैं इसको लिखूं n1 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा वन की जगह पर क्या आएगा बच्चों? यल। अब v अपॉन यल मुझे आधा अधूरा कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है। जैसे आप प्रीवियस स्लाइड पे आएंगे तो v अपॉन यल आधा अधूरा, और इधर मैंने देखा था लेकिन मुझे 2 नहीं दिख रहा, तो मैंने वहां पे जानबूझ के 2 लेकर आया। मैंने कहा 2 अगर 2 यहां पे होगा तो दिखने को थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन ऐसे किसी को लाके कहीं पे नहीं रख सकते, इसको एडजस्ट करने के लिए इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। नाउ दैट v अपॉन 2l को हम क्या लिख सकते हैं? n, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा n1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ n। मैं सिंस में लिख देता हूं कि n इज इक्वल टू क्या है? v अपॉन 2l। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। फर्स्ट हार्मोनिक है ना ये। और ये क्या है? n1 इज इक्वल टू 2n क्या है? यह है सेकंड हार्मोनिक, या इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, सफिक्स वाला ओवरटोन, मल्टीप्लाई वाला हार्मोनिक। तो फर्स्ट ओवरटोन स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है? सेकंड हार्मोनिक। तो ये जो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक। इस फ्रीक्वेंसी का नाम है। बात समझ में आ रही क्या? इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। चलिए अगले मोड को स्टडी करते हैं। ऐसे कितने भी मोड्स आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आते हैं। तुला वाटेन तितके घे, संध्याकाळ कधी चालत चालते असं। थर्ड नहीं सर, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलिए बताओ, ये स्ट्रिंग दोबारा से, स्ट्रिंग की लेंथ वही लूंगा बच्चा मैं, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ कितना लेना है? L, ठीक है। लेकिन इस बार जो लूप्स में फॉर्म करूंगा वो कुछ ऐसे, क्योंकि मैंने फिर से 22 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं दिख रही स्टेशनरी वेव, नहीं दिख रही, फिर जाके एक फ्रीक्वेंसी पे मुझे 3 लूप बने हुए दिखे, ये ऐसे। तो यहां पे मैंने देखा कि ये जो स्ट्रिंग की लेंथ L है, एक लूप का मतलब होता है लैम्बडा बाय 2। तो मेरे पास लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2। लेकिन ये लैम्बडा नहीं है, ये लैम्बडा 2 है। क्यों? क्योंकि अब की बार v इज इक्वल n2 लैम्बडा 2, तो n2 v अपॉन लैम्बडा 2। तो v तो v है, v तो कभी भी तुम √t/m पुट कर सकते हो स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। और लैम्बडा 2 की वैल्यू पुट कर बच्चा, यहां से लैम्बडा 2 कहां मिलेगा? L इज इक्वल टू 3 लैम्बडा 2 अपॉन 2, तो लैम्बडा 2 इज इक्वल टू 2L अपॉन 3। बेटा पुट कर दे, ये होगा 2L, और जो अपॉन में 3 है उसको ऊपर लेकर जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। लेकिन v अपॉन 2L पूरा सा कहीं ना कहीं देखा हुआ लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है। तो यहां पे आएगा 3 टाइम्स ऑफ n, और ये कौन होगा तुम्हारा? n2। तो ये कौन सा हार्मोनिक है? थर्ड हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन है? सेकंड ओवरटोन। इसलिए इस मोड ऑफ वाइब्रेशन को हम कहेंगे दैट इज व्हाट? सेकंड ओवरटोन। और फिर थर्ड हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन ही क्या होता है? थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके। अच्छा, कितने नोड बन रहे हैं? n एंटीनोड, समझ रहे हो? तो आप ऐसा भी कह सकते हो, व्हेन अ स्ट्रिंग वाइब्रेट विथ 4 नोड्स and 3 antinodes, then the mode of vibration is called as second overtone और third harmonic। ऐसे भी डेफिनेशंस होती है किताबों में, थ्योरी के लिए बता रहा हूं मैं आपको, लेकिन हमें लेन देन है इन फॉर्मूले से, ठीक है। एक और देख लेते हैं, थर्ड के बाद में कौन सा? फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। फोर्थ मोड ऑफ वाइब्रेशन। चलिए कहानी वही, ये हो गई तुम्हारी स्ट्रिंग के अंदर अब की बार आपको कुछ ऐसे लूप बनाने पड़ेंगे। कैसे? ऐसे। और ये जो लेंथ होगी लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा बाय 2, 4 लैम्बडा बाय 2, दैट इज 2 लैम्बडा, लैम्बडा लैम्बडा 2 लैम्बडा। तो ये हो जाएगा 2 लैम्बडा। लेकिन लैम्बडा यहां पे लैम्बडा नहीं है, लैम्बडा यहां पे लैम्बडा 3 है, तो ये आएगा लैम्बडा 3।
तो हम आगे बढ़ेंगे, हमें पता है v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा n3 लैम्बडा 3, n3 v अपॉन लैम्बडा 3, n3 v अपॉन लैम्बडा 3 की वैल्यू यहां से कहां मिलेंगी बच्चों? बच्चों कहां मिलेंगी? लैम्बडा 3 इज इक्वल्स टू l बाय 2। तो हम क्या करेंगे, यहां पे l और ये 2 कहां चला है? गलत लिखा क्या कुछ मैंने? एक काम कर तो ना, 4 लैम्बडा बाय 2 चलते है कि नहीं? अब ये हो जाएगा यहां पे v अपॉन l की वैल्यू क्या मिलेगी? इट विल बी लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 2l अपॉन 4, तो ये होगा 2l और 4 जाएगा ऊपर, तो n3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ n। तो ये क्या होगा? दिस इज थर्ड ओवरटोन। बेटा बातें नहीं, ओवरटोन। और नेक्स्ट क्या होगा? इट इज फोर्थ हार्मोनिक। अरे कळतंय का रे? कळतंय का रे? म्हणजे पहा, जेव्हा ओव्हरटोन असते तर हार्मोनिक त्याच्यापेक्षा एक न जरासा शिल्लकच असते. पाय तू, थर्ड ओव्हरटोन इज फोर्थ हार्मोनिक, फोर्थ ओव्हरटोन इज सेकंड ओवरटोन इज सेवंथ ओवरटोन इज, क्या बात है? तो आपको ये बात समझ में आ गई है। और डेफिनेशन की बात करेंगे तो when the string vibrate with 5 notes and 4 antinodes, then the mode of vibration is called as, what is that? पण तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगू का? ऐकता का तुम्ही? या स्ट्रिंग मध्ये फ्रिक्वेन्सीचा जनरल फॉर्म्युला असते P अपॉन 2L अंडर रूट ऑफ T बाय M, किंवा असं भी, दॅट इज P अपॉन, हा तर तुमचा V अपॉन काय होईल 2L. आणि या P चा अर्थ काय होते माहित आहे का? नंबर ऑफ लूप. P चा अर्थ काय होते? नंबर ऑफ लूप. मला सांगा किती लूप आहेत इथं बनलेले? 4 लूप आहेत. तर आता बघा तुम्ही P ची व्हॅल्यू काय पुट करसाल? 4, तर बघा 4n. समजलं का? आणि एक न कमी हार्मोनिक ओव्हरटोन असेल तो, समजलं का? हा एक जनरल फॉर्मूला है, समझला नसेल तरी आता मी सांगितलं तो तुम्ही लक्ष देणे तर नका देऊ. अब यहां तक समझ में आ गई. अब है कुछ नोट की बारी. पहली नोट, द फ्रीक्वेंसीज ऑफ हार्मोनिक इन केस ऑफ दी स्ट्रेट स्ट्रिंग आर इन द रेशो. अगर मैंने मान लो मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिया और उसके डिवाइड में लिया मैंने n1, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 1n, और n1 की वैल्यू कितनी है? 2n, तो इनका रेशियो कितना आएगा? 1/2. अच्छा, मैंने n1 अपॉन n2 लिया, तो n1 की वैल्यू कितनी? 2n, n2 कितनी? 3n, दिस गेट कैंसिल, तो क्या आ गया? 2/3. ओके, मैंने अगर n2 अपॉन n3 लिया तो इसका कितना? 2n, इसका कितना? 3n, तो ये कितना होगा? 2:3. अगर आप देखेंगे यहां पे तो मैं n/n1/n2 लूंगा तो 1:2:3 सब आएंगे ना, मत ही 4. तो इसमें आप देखो मैं क्या बता रहा हूं, n कौन है? व्हाट इज दिस? बेसिक टोन. बरोबरच आहे ते. n1 n2 n2 n3 और n1 ले 2 n2 ले 3 n2 ले 3 आणि n3 ले 3/4. हा ठीक आहे, चला. बरोबर आहे ना बा? आता काय चुकलं? बरं जाऊ द्या, सोपी आहे, सोपी कर ते. भुर पिक. आता आहे का कोणाला डाऊट? आता डाऊट सगळे अभ्यास नहीं करत चर्माता काय डाऊट काय? हाँ लक्ष द्या इकडे. तो ये कौन है बताओ? टोन के बाद टोन के बाद टोन के बाद टोन के बाद यन बेसिक टोन. सेकंड टोन नहीं, सेकंड ओवरटोन. ओवरटोन ओवरटेक ओवरटोन याचं या गोष्टीची काही घेणं नव्हतं, मी तसंच सांगितलं. ओके, तो इसमें देखो आप सभी टोन प्रेजेंट है और सभी हार्मोनिक भी, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि टोन को ही हार्मोनिक में लिखा हुआ है ना रेशो में. तो स्टेज स्ट्रिंग को जब आप वाइब्रेट करते हो तो उसमें सभी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होती है. कौन सी? सभी ओवरटोन, सभी टोन्स भी प्रेजेंट होती है और सभी हार्मोनिक्स. तो यहां पे आप ये ध्यान में रखो कि ऑल दैट इज ऑड एज वेल एज इवन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट. फर्स्ट हार्मोनिक भी है, थर्ड हार्मोनिक भी है, फिफ्थ हार्मोनिक भी है, सेवंथ, यानी कि ऑड हार्मोनिक्स आ गए. अच्छा 2 भी है, 4 भी है, सब है, यानी कि इवन हार्मोनिक भी है.
तो ये पॉइंट ध्यान में रखो, क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को आप वाइब्रेट कर रहे हो तो उसमें सभी हार्मोनिक्स नहीं होते, सिर्फ ऑड ही हार्मोनिक्स होते हैं। ये स्ट्रिंग के अंदर ऑड भी है और इवन भी है। तर तुम्हाला जर हे गोष्ट समजली नसेल मागच्या स्लाइडवरची, तुम्हाला एवढं लक्षात ठेवायचं की स्ट्रिंग मध्ये दोन्ही हार्मोनिक प्रेझेंट असतात, ऑड एज वेल एज इवन, एवढं लक्षात ठेवा फक्त आताचं, ठीक है ओके। और एक फॉर्मूला मैंने अभी भी बात की थी कि स्ट्रिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी का अगर आपको जनरल फॉर्मूला चाहिए तो वो फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू पी अपॉन 2l अंडर रूट टी बाय यम, जिसमें p का मतलब होता है नंबर ऑफ लूप। जैसे अगर आप पहला वाइब्रेशन देखें तो कितना लूप फॉर्म हुआ था, एक, तो फ्रीक्वेंसी क्या मिली थी 1/2l अंडर रूट टी बाय यम, 1 मिला था ना, v बाय 2l मिला था ना, और p की जगह पर आप अगर नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाएंगे तो इसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी मिलती जाएगी। तो ये हुआ। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है स्ट्रिंग को, जब आप वाइब्रेट करते हो स्ट्रेट स्ट्रिंग को, तो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है उसका फॉर्मूला हमने देखा, n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट टिप। जनरल तो p/2l था, लेकिन फंडामेंटल के लिए p की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहां पे फॉर्मूला हो गया 1/2l अंडर रूट टी बाय यम, जिसमें यल बताओ क्या है, लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और स्मॉल एम मास पर यूनिट लेंथ, या जिसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर डेंसिटी। तो कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला को लेना है और इस फॉर्मूला के अंदर यन का इन बाकी क्वांटिटीज के साथ में जो रिलेशन है वही बनाएंगे तुम्हारे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जैसे आप देखेंगे पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लेंथ। मुझे बताइए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाय यम। मैं क्या पढ़ना चाह रहा हूं, लॉ ऑफ लेंथ, यानी मैं चाहता हूं फ्रीक्वेंसी का रिलेशन किसके साथ, L के साथ। तो बाकी चीजों को मुझे क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट, यानी कि n इज इक्वल्स टू ये 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, t कांस्टेंट, सबको मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट, और सॉरी यम टी कांस्टेंट, तो यल रहा सिर्फ, तो यल रहा तो क्या रहेगा 1/L। तो मैं कह सकता हूं n इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, यल। व्हाट इज दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ लेंथ। लेकिन ध्यान रहे जब तुम n को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यल ले रहे हो तो उस इंस्टेंट पे तुम्हारा यम एंड जो टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है इनको आप क्या ले रहे हो, कांस्टेंट। जब लीनियर मास डेंसिटी एंड टेंशन इन स्ट्रिंग कांस्टेंट होंगे तब वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसके लेंथ से क्या होती है, प्रोपोर्शनल। देखिए स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेट स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वाइब्रेटिंग लेंथ इफ द टेंशन एंड द यम आर कांस्टेंट। दैट मींस यन को आप प्रोपोर्शनल टू यल लिख सकते हो व्हेन यम एंड टी क्या लिखे हमने, कांस्टेंट। गाइज यहां पे हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई ये जो है n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टाइम्स ऑफ हमारा यल आ गया, तो मैं लिख सकता हूं n l इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। इसका मतलब n1 l1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, n2 l2 इज इक्वल्स टू n3 l3। यानी कि अगर आप किसी भी चीज, जैसे मान लो मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी थी और कुछ लेंथ थी, मैंने लेंथ को बढ़ाया तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, कम, क्योंकि लेंथ को बढ़ाया तो फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा, कम। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, डिक्रीज, और जैसे जैसे लेंथ डिक्रीज होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज, अगर आप बाकी पैरामीटर को क्या रख रहे हो, कांस्टेंट। ये प्रॉब्लम्स में काम में आने वाले हैं रूल्स। नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ टेंशन। बोल बेटा बोल फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी का, n इज इक्वल्स टू 1/2l अंडर रूट ऑफ टी बाय यम। तुझे कौन सा लॉ चाहिए, लॉ ऑफ स्ट्रिंग, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन चाहिए तुझे किसके साथ में, टेंशन के साथ में, जो कि कुछ ऐसा है। दैट मीन्स आप ऐसा कह सकते हो कि दैट n अपॉन अंडर रूट ऑफ t ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट। दैट मीन्स n1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन रूट t2 इज इक्वल्स टू n3 अपॉन क्या हो जाएगा, रूट 3। अरे लिख सकते हैं ना ऐसा, ओके। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि दैट n इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ t, कि जैसे जैसे आप टेंशन को बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, प्रोवाइडेड दैट उस इंस्टेंट पे कौन कौन कांस्टेंट होना चाहिए, m एंड l, ये दो चीजें आपको कैसे लेनी है, कांस्टेंट। पढ़िए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, the fundamental frequency of vibration of a straight string is directly proportional to the square root of tension।
स्क्वायर रूट टेंशन के स्क्वायर रूट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोवाइड दैट द एल एंड एम आर कॉन्स्टेंट्स। ये हो गया हमारा लॉ ऑफ टेंशन। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग, एंड दैट इज लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी भाई फिर से दोबारा से वही n इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ट्वाइस एल। तुम्ही इकडे कोण पाहून राहिले? टी बाय एम। चल बता किसके साथ चाहिए नाता? लीनियर डेंसिटी के साथ। दैट मीन्स n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टंट अंडर रूट ऑफ m। तुम्ही एक एक शब्द बोलू राहिले, मला कानापर्यंत येऊन राहिले, मला लक्ष इकडे लागून नाही राहिलं, मग तो कृपया करून बोलू नका। तो क्या होगा? n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m। ठीक है, तो क्या कह सकते हो यहां से आप कह सकते हो n इंटू रूट m। ठीक है, n1 रूट m1 दैट इज n2 रूट m2 n3 रूट m3, ये मिलेगा आपको। ठीक, या फिर आप ऐसा कह सकते हो n इज प्रोपोर्शनल टू दिस व्हेन कौन कौन कांस्टेंट है बेटा? l एंड t ये क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर मास डेंसिटी प्रोवाइड दैट l एंड t आर कांस्टेंट। और कुछ दो छोटी छोटी नोट और है यहाँ पे, ठीक है, इनको देखिए। इसने बोला है कि जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है उस स्ट्रिंग के रेडियस से भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी है वो उस स्ट्रिंग के डेंसिटी को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे देखो कोई भी स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, कुछ ऐसे। मैंने थोड़ा सा जूम करके निकाली अभी स्ट्रिंग, ठीक है। तो इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, यानी कि इस स्ट्रिंग की कुछ ना कुछ तो रेडियस होगी यार, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, रो भी होगा। मैं स्मॉल एम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल डेंसिटी की बात कर रहा हूं, उसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे आप सब जानते हो कि रो इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? रो इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अगर मास इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम है ये चीज, वॉल्यूम कितना आएगा इस सिलेंडर का? अगर इसकी लेंथ यल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है तो वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ। एरिया क्या होता है इसका? पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा पाई आर स्क्वायर एल, ये होगा वी। तो मैं मास की वैल्यू यहां से लिख सकता हूं रो इंटू वॉल्यूम की जगह पर क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर एल। लेकिन मुझे पता है कि स्मॉल एम क्या होता है? स्मॉल एम इट इज मास ऑफ स्ट्रिंग डिवाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मास ऑफ स्ट्रिंग कितना है? रो पाई आर स्क्वायर एल अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है? यल। एल गेट कैंसल, तो मैं स्मॉल एम की जगह पर क्या लिख सकता हूं? स्मॉल एम कैन बी रिटन एज रो पाई आर स्क्वायर। लेकिन अभी अभी मैंने एक लॉ पढ़ा, एंड व्हाट इज दैट? कि फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ स्मॉल एम। तो मैं लिख सकता हूं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ स्मॉल एल की जगह पर क्या आएगा? रो पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, जहां से कंक्लूड होगा कि n इज प्रोपोर्शनल टू रूट आर स्क्वायर। रूट आर स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा? आर, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा आर, ये पहली चीज। एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ रो। ये दो नियम भी आपको ध्यान रखने हैं, या फिर आप टाइम पे भी बना सकते हो, अगर किसी प्रॉब्लम में जरूरत पड़ी तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक। यहां पे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉज खत्म होते हैं, और अब की बार हम जिस चीज को देखने वाले हैं वो है सोनोमीटर। सोनोमीटर एक डिवाइस है जो सिर्फ किस काम के लिए आता है? कि सोनोमीटर इज अ डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ वायर स्ट्रेच और हॉलो वुडन बॉक्स विथ अ पुली एंड वेट्स अटैच एट द एंड, एंड इट हेल्प्स, यह हमें मदद करता है टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड वेरीफाई द लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। देखिए हमने यहाँ पे एक साउंड बॉक्स लिया, एक डब्बा लिया हुआ है, ठीक है, उसको ऐसे कुछ होल्स बना के रखे हुए थे, ये वुडन का बना होता है, और उसके ऊपर हमने एक स्ट्रिंग ऐसे इसके और लेके एक पुली के थ्रू, और उसको कुछ वेट हमने सस्पेंड करके रखा होता है। अब जितना वेट तू यहाँ पे लगाएगा, है ना, जितना वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगाते जाएगा उतना उसके अंदर क्या होगा? टेंशन, यानी कि तू टेंशन को चेंज कर सकता है यहाँ पे वेट लगा के। दूसरा, यहाँ पे दो ब्रिजेस होते हैं, ब्रिज 1 और ये ब्रिज 2, इन दोनों के बीच में की दूरी तू चेंज कर सकता है। डिस्टेंस चेंज करने से क्या होगा? ये जो वाइब्रेटिंग लेंथ है स्ट्रिंग की, इसको तो वेरी कर सकता है। और फिर अगर तुमने स्ट्रिंग ही बदला, पहले एक पतली स्ट्रिंग ली, बाद में थोड़ी सी सेकंड वाली थोड़ी ब्रॉड स्ट्रिंग ली, तो आप स्ट्रिंग का स्मॉल एम यानी कि लीनियर मास डेंसिटी भी चेंज कर सकते हो। तो आपने क्या किया? अलग अलग स्ट्रिंग के लिए अलग अलग डिस्टेंस फिक्स करके, मतलब स्ट्रिंग बदली, यम बदल के देखा, डिस्टेंस सेम रखा, वेट सेम रखा, तो वहां पे कौन सा लॉ वेरीफाई किया? लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। फिर उसने स्ट्रिंग को सेम रखा,
मुझे कहना क्या है, जो भी मैंने वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉज बताए वो वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में मतलब कुछ नहीं, वही फॉर्मूले बस वेरीफाई करने हैं। तो जो भी लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है वही सारे फॉर्मूले यहां पे क्या करते हैं, हम वेरीफाई करते हैं एक्सपेरिमेंट कर करके। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कैसे होता है, यहां पे हम एक ट्यूनिंग फॉर्क लेते हैं, रबर पैड पे मार के इसको इस वुडन बॉक्स पर रख देते हैं, तो वुडन बॉक्स वाइब्रेट होगा, ये वाइब्रेट होगा तो ये स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी, स्ट्रिंग वाइब्रेट होगी तो इसमें जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए तो उसका एक फंडामेंटल मोड होगा। फिर डिफरेंट मोड्स के लिए डिफरेंट ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये वाइब्रेशन को हम स्टडी करते हैं। ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अब एक छोटी सी चीज और फिर करेंगे प्रॉब्लम्स एंड फिर देंगे आपको 5 मिनट का ब्रेक। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज है दैट इज प्लकिंग एंड टचिंग डिस्टेंस। प्लकिंग एंड टचिंग डिस्टेंस क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट मोड्स है वाइब्रेशन के। जैसे एक स्ट्रिंग है, मैं इसको बहुत अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करवा सकता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, पहला तरीका इसको वाइब्रेट करने का कुछ यूं रहा, ये ऐसे जाके ऐसे वाइब्रेट कर रही है। ठीक, दूसरे तरीके में मैंने देखा स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ये ऐसे, और तीसरे तरीके में मैंने देखा स्ट्रिंग कुछ ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ये। ठीक, और तीनों केस में स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो यल ही है, हमारे पास एल लेंथ की स्ट्रिंग है ये। ओके, अब देखो प्लगिंग का मतलब क्या है, कोई तार है, सितार है, गिटार है। ठीक है, तो सितार को अगर बजाना है तो हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, तार को प्लग करते हैं। जिस पॉइंट पे आपने प्लग किया, जैसे मान लो मैंने यहां पे प्लग किया, खींचा उसको, तो वहां पे बनेगा एंटी नोड। वहां पे क्या बनेगा, एंटी नोड। जो प्लगिंग पॉइंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है एंटी नोड को। जहां पे तुमने प्लग किया वो पोजीशन किसकी होगी, एंटी नोड की। और टचिंग, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने लोग जो उसको तार को दबाते भी वही जगह पर दबाते, यानी कि उसको टच करते हैं, सपोर्ट देते हैं, रोकते हैं उसको। तो वहां पे क्या बनने वाला है, ये जो टचिंग डिस्टेंस है वो किसका डिस्टेंस होता है, नोड का, और ये प्लगिंग किसका होता है, एंटी नोड का। तो प्लगिंग डिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज यल अपॉन 2p, और ये सपोर्ट डिस्टेंस या फिर जो टचिंग डिस्टेंस है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है यल अपॉन पी, जहां पे यल स्ट्रिंग की हमने क्या मान ली, लेंथ। अब देखो, जैसे मैं इस केस में बात करता हूं, मुझे निकालना है प्लगिंग डिस्टेंस कितना है, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, यल। तो यहां पे पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब होता है नंबर ऑफ लूप्स। क्या होता है, नंबर ऑफ लूप। तो पहले केस में नंबर ऑफ लूप कितने, एक। तो चलो प्लगिंग डिस्टेंस बताओ, एल अपॉन 2p, पी की वैल्यू 1, एल बाय 2। तो प्लगिंग डिस्टेंस कितना होगा लेंथ में, एल बाय 2 पे। आ रहा है क्या ध्यान में। सेकंड केस में लूप कितने बन रहे, दो बन रहे, तो आपके पी की जगह पर क्या पुट करोगे, 2, तो कितना हो जाएगा 4। तो प्लगिंग डिस्टेंस कहां पे होगा, एल बाय 4। एल बाय 4 देखो, एल बाय 4 है ना, ये एल बाय 2 एल बाय 4 पे मिलेगा प्लगिंग डिस्टेंस। नेक्स्ट केस में, और इसका देखो आप टचिंग डिस्टेंस क्या है, एल बाय पी, नंबर ऑफ मान लो 2 है, तो टचिंग डिस्टेंस क्या है, 2 पुट करेगा तो एल बाय 2 पे टचिंग डिस्टेंस। कुछ इस तरीके से ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसी क्वेश्चन में बहुत रेयरली यूज होता है इस चीज का। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, ब्रेक चाहिए ना, तो फटाफट आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, अ स्टैंडिंग वेव हैविंग 3 नोड्स। एक स्टैंडिंग वेव है तुम्हारे पास जिसके अंदर कितने नोड्स है बच्चा, 3 नोड्स एंड 2 एंटी नोड्स। 2 antinodes is formed between 1.2 angstrom distance, then find the wavelength। हमारे पास यहां पे एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है, वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट हो रही है कि उसने कितने नोड फॉर्म किए, एक नोड, ये दूसरा नोड और तीसरा नोड, और यहां पे ये एंटी नोड और यहां पे ये एंटी नोड। देखिए 3 नोड और 2 एंटी नोड। ठीक है, बिटवीन इतना डिस्टेंस, यानी कि यहां से लेकर के ये यहां तक की जो लेंथ है उस स्ट्रिंग की वो कितनी है, 1.21 एंगस्ट्रॉम यूनिट। देन फाइंड द वेवलेंथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। अबे जब 3 नोड और 2 एंटी नोड से कोई भी स्ट्रिंग वाइब्रेट होती है तो कितने लूप बनते हैं, 2 लूप। तो यहां पे स्ट्रिंग की लेंथ किसके बराबर होगी, लैम्बडा के बराबर होगी ना। तो स्ट्रिंग की लेंथ लैम्बडा के बराबर होगी, तो लैम्बडा इज इक्वल टू स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, 1.21 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दिस इज द फाइनल आंसर। वही तो है। अच्छा, एंगस्ट्रॉम यूनिट का मीटर में लिखना हो तो क्या करोगे, जरूरत पड़ी तो 1.21 इंटू 10⁻⁻10 मीटर पड़ी तो जरूरत। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। A stretch string is 1 meter long and its mass per unit length is 0.5 ग्राम पर मीटर। चलो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, और मास पर यूनिट लेंथ मतलब लीनियर मास डेंसिटी, सिंबल
स्मॉल m, और क्या है, इट इज 0.5 ग्राम पर मीटर, मीटर मीटर ओके ग्राम। तो यहां पे हम इसको लिखेंगे 0.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर SI में। इट इज स्ट्रेच विथ टेंशन 20 न्यूटन, टेंशन कितनी है, यस, एंड इफ इट इज प्लग्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड, इसको एक एंड से कितने सेंटीमीटर पे हमने प्लग किया, प्लकिंग डिस्टेंस मतलब वहां पे क्या बना होगा, एंटी नोड, ठीक है। तो प्लकिंग डिस्टेंस तुम्हें दिया हुआ है वो ठीक है, ये ध्यान रखो आप, उसके लिए कोई सिंबल नहीं बनाता मैं, या आप λ/4 लिख सकते हो, फ्रॉम वन एंड, देन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट इमिटेड बाय इट। तो उसने कितनी फ्रीक्वेंसी की नोट वहां पे प्रोड्यूस की, गाइस ये देखिए यहां पे कुछ ऐसे, उसने क्या बोला, इस स्ट्रिंग की पूरी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर का मतलब क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। अब जो फिक्स पॉइंट है 100 सेंटीमीटर, जो फिक्स्ड है डायग्राम में वो तो फिक्स्ड है, ये और ये, यानी कि नोड नोड और नोड, और बताया उसने क्या कि प्लकिंग डिस्टेंस कितना है 25, एक एंड से 25 पे जाएंगे तो यहां पे होगा 25, तो बराबर यहां पे एंटी नोड बनाए, देखो समझ रहे हो क्या। तो स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया नहीं, नोड के बाद एंटी नोड, फिर नोड, एंटी नोड और नोड। तो बताइए इसमें कितने लूप बन रहे हैं, 2 लूप। तो ये कौन सा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की सेकंड मोड, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब सेकंड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक मतलब ये कौन सा ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन। तो ये फर्स्ट ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक है, यही फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है। तो यन, और यन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एन का फॉर्मूला होता है दैट इज V/2L। अरे बराबर है ना, तो 2 गेट कैंसल, नहीं समझ में आया क्या, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तुमको कंफ्यूज हो तो फ्रीक्वेंसी हम लेंगे सेकंड मोड की, फर्स्ट मोड इज 1N, सेकंड मोड इज 2N। चलो 2 यहां पे, n की वैल्यू पुट करो, n का फॉर्मूला L M और T के फॉर्म में, तो इट इज 1/2L √T/M। तो ये 2 तो कैंसिल हो गया, 1/L अंडर में T की वैल्यू पुट कर, कुछ 20, ओके, एंड डिवाइड में कौन है, m की वैल्यू एडजस्ट करते हैं, डेसिमल को शिफ्ट करते हैं राइट में, इट विल बिकम 5 इंटू 10⁻⁴, -4 ऊपर गया तो +4, तो ये 10⁻+4 और डिवाइड में क्या रहेगा 5, 5 4 जा 20, और इधर आएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी आपको मिलेगी इट विल बी, ये 4 बाहर आएगा तो बनेगा 2 इंटू 10⁻², और डिवाइड में यल कितना है 1। तो फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट ओवरटोन की आपको मिलेगी इट इज 200 हर्ट्ज। उम्मीद है बात समझ में आई। आता फ्रीक्वेंसी मी जाणून लिहिलं, तुम्हाला जर समजलं की सेकंड हार्मोनिक है तो इट इज फर्स्ट ओवरटोन, आप N1 लिख सकते थे, N1 इज इक्वल टू 2N, और 2N में N में L M T पुट कर सकते हो आप। कन्फ्युजन नाही झालं ना तुम्ही। चला अजून काय होते, कधी कधी एका प्रॉब्लेम मध्ये कन्फ्युज झाले की दुसरा प्रॉब्लेम सॉल्व करायचा, म्हणजे मग कन्फ्युजन दूर होते। ठीक है, स्ट्रिंग विथ मास डेंसिटी, मास डेंसिटी कौन है, हा स्मॉल m, बोल बोल 4 इंटू 10⁻³ के, और बोला रे तुम्ही, ठीक है, अंडर टेंशन बोला म्हणजे आपापसात नाही, 300 न्यूटन, टी किती 360 न्यूटन, हो ना, मी काय म्हणून राहिलो, खुशी झाली ती खुशी। ओके, फिक्स एट बोथ एंड, वन ऑफ इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज 375 हर्ट्ज, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो कितनी 375 हर्ट्ज, वन ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी बोल रहा है, मतलब तुमने एक स्ट्रिंग लिया, उसको वाइब्रेट करना स्टार्ट किया, तो उसकी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, बहुत सारी है, 11 22 समथिंग समथिंग, अलग अलग लेंथ के लिए अलग अलग, तो उसमें की एक फ्रीक्वेंसी कितनी है 375, मुझे नहीं पता है कौन सी है, लेकिन वन इज 375, अननोन है ना अभी, कितने हार्मोनिक की कौन से ओवरटोन की पता नहीं है, और दूसरी कौन सी है 450, द नेक्स्ट हायर याच्या नंतरचीच कोणती है 450 हर्ट्ज। फाइंड द मास ऑफ द स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का मास बताओ, स्ट्रिंग का मास हम कैपिटल एम से निकालेंगे, ये लीनियर मास डेंसिटी है, मास ये है स्मॉल m इज इक्वल्स टू m/L होता है, टोटल मास ऑफ स्ट्रिंग, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इट इज लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग। तो अगर मुझे मास निकालना है तो यहां पे पता है m इज इक्वल L, m इज इक्वल्स टू m इंटू L, तो अगर मुझे स्ट्रिंग का मास निकालना है तो मुझे स्ट्रिंग की लीनियर मास डेंसिटी पता होनी चाहिए, जो कि मुझे पता है,
लेकिन मुझे क्या नहीं पता, स्ट्रिंग की लेंथ, वो मुझे निकालना है। उसके लिए उसने बोला कि तुम्हारे पास बहुत सारे फ्रीक्वेंसी में से दो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि जब किसी स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट करते हैं तो कैसे वाइब्रेट करती है। यन से वाइब्रेट करेगी, बहुत सारे फ्रीक्वेंसी से, यन की फ्रीक्वेंसी। उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? यन के बाद कौन सी होती है? 2n, फिर 3n, फिर म्हणजे सगळ्या हार्मोनिक प्रेझेंट आहेत ना। मग आता तुम्ही जर कोणत्याही दोन मधला डिफरन्स काढला, या दोघीतला डिफरन्स यन, या दोघीतला डिफरन्स यन, या दोघीतला डिफरन्स यन, या दोघीतला डिफरन्स यन, क्योंकि कोई भी दो लेंगे तो डिफरेंस एक है, तो ह्या भी अशाच मधातल्या कोणत्या तरी दोघी आहेत, तो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस भी कितना होगा? एन। एन का होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो मैं कहूंगा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी? 450 माइनस 375 कितना आएगा? एन इज इक्वल टू किती होते? 75 ते 25 आणि ते 50 किती? 75 हर्ट्ज। तो अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज है तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो गया। कैसे? क्योंकि हमें पता है यन इज इक्वल टू क्या होता है? वी अपॉन 2l। तो यल इज इक्वल टू क्या होगा? वी अपॉन 2 इंटू यन। अच्छा, v के लिए हमें t पता है, m पता है, तो क्या करेंगे? ये होगा l इज इक्वल टू 1 अपॉन 2n इंटू अंडर रूट ऑफ t डिवाइड बाय m। 1 अपॉन 2 इंटू यन, 2 इंटू यन, यन कितना? 75, तो कितना होगा? 2 इंटू 75 अंडर रूट ऑफ t बोल 360, m बोल 4 इंटू 10 की पावर माइनस, अच्छा 75 टू जा 150 और इंटू ये हो जाएगा 4 नमचुक 36 ना, 4 9 जा 36, माइनस 3 ऊपर जाएगा प्लस 3 और एक वो 0 प्लस 4, 9 इंटू 10⁴ रूट में, तो 3 इंटू 10⁴ यहां पे आएगा 3 इंटू 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 इट इज 300 ऊपर, 300 डिवाइड बाय 150, तो क्या होगा? L इज इक्वल टू 2 मीटर। L कितना आया? 2 मीटर। तो बताओ मास कितना आएगा? मास m इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2, 4 दूनी 8 इंटू 10⁻³ kg। इसका मतलब m इज माइनस 3 को ग्राम लिख सकते हो, 8 kg चा ग्राम करायचं तर काय होईल? 8 ग्राम। समझला? -3 के लिए नहीं समझलं का? बस खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस दोनच राहिले बा, पी ऐकूच राहिला फक्त, एवढाच राहिला फक्त, एवढा राहिला आणि एवढा राहिला, झालं, दोनच राहिले आता बोलणं म्हणा, दोनच। ठीक आहे, मग नंतर तुम्हाला वाटलं 5 मिनिटाचा ब्रेक देतो। द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ अ म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट किती? 90 सेंटीमीटर। एक म्युझिकल इंस्ट्रुमेंट आहे लेकर हो, आणि त्याची जे लेंथ आहे ते किती आहे? 90 सेंटीमीटर। काय त्याची लेंथ? 90 सेंटीमीटर। आता बोललं 90 सेंटीमीटर हॅज फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी किती? पारे L इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी किती रे बाबू? 120 हर्ट्ज। ठीक आहे, व्हेअर शुड इट बी प्रेस टू प्रोड्यूस फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी ऑफ 180 हर्ट्ज? याचं म्हणणं बघा, याचं म्हणणं आहे तुमच्याकडे ऑलरेडी एक स्ट्रिंग आहे, तिची लेंथ होती 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर आणि फ्रिक्वेन्सी होती 120 हर्ट्ज। ठीक आहे, पण तो म्हणते आता तुम्हाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी हे नाही पाहिजे, तुम्हाला पाहिजे हे केस नंबर ए, तुम्हाला केस नंबर बी घेतो। ठीक आहे, तर तुम्हाला फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी पाहिजे म्हणजे 180 हर्ट्ज पाहिजे म्हणजे फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी, तर त्यावेळेस तुम्हाला लेंथ किती लागेल? L इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तुम्ही असं करतो, मला माहित आहे या यनचं लेंथ सोबत काय रिलेशन असते? N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। मला पाहिजे लेंथ इन बी, तो लेंथ फॉर केस बी डिवाइड बाय लेंथ फॉर केस ए इज इक्वल्स टू इनवर्स रिलेशन, तो क्या आएगा? N इन केस ऑफ ए अपॉन N इन केस ऑफ बी। बोल बेटा N इन केस ऑफ ए कितना है? N किती? 120, तो ये 120 और ये कितना होगा? 180, तो ये 0 0
कैंसर. तो लेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू इधर क्या होगा लेंथ ऑफ ए. हा किती होईल 2/3 आणि लेंथ ऑफ ए पता है लेंथ ऑफ ए इज 90. तो हा किती होईल 3 त्रिक 9 3 दूनी 6 60. तो कितने दूरी पे इसको प्लग करना पड़ेगा आपको. प्लग नहीं वो लेंथ प्रेस करना पड़ेगा. जैसे मान लो कोई लेंथ इतनी थी ठीक है और वो कितनी थी 90 सेंटीमीटर. इसको तुमने वाइब्रेट किया तो कितना मिल रहा था 120 हर्ट्ज. वो बोल रहा है अब कितने दूरी पे आपको इसको टच करना पड़ेगा. लेंथ कितनी का यहां पे टच करूंगा तो अब तो लेंथ इतनी बचेगी ना मेरे पास. तो कितनी बचेगी ये 60 सेंटीमीटर. लेंथ कम करूंगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना 180 मिल जाएगी. कळलं सर्वांना. लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का. अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच बिटवीन two fixed points separated by 75 centimeter and is observed to have resonant frequencies of 420 hertz 315 hertz. There are no other resonant frequencies between these two. एक स्ट्रिंग आहे तिला व्हायब्रेट करणं सुरू केलं खूप साऱ्या फ्रिक्वेन्सी भेटल्या असेल त्यातल्या दोन फ्रिक्वेन्सी किती भेटल्या 315 आणि 420. पण 315 हर्ट्ज आणि 420 हर्ट्ज या दोन फ्रिक्वेन्सी मधात कोणतीच फ्रिक्वेन्सी नाही. हे ऍडजस्टंट फ्रिक्वेन्सी आहेत. म्हणजे 315 ची हायर नेक्स्ट कोणती आहे 420. ठीक आहे. आता म्हणते लोएस्ट रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी किती असेल. लोएस्ट म्हणजे कोणती सर्वात कमी म्हणजे कोणती फंडामेंटल. आणि तुम्हाला माहित आहे स्ट्रिंग म्हटलं का n 2n 3n 4n 5n आणि प्रत्येकाच्या मागे डिफरन्स किती असते n चा. तर ह्या बी दोन ऍडजस्टंट आहेत ना. तर फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी किती असेल 420 मायनस 315. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन आहे हा. किती होते 105. म्हणजे सर्वात लोएस्ट फ्रिक्वेन्सी किती मिळेल 105 हर्ट्ज. कळलं का. तर एवढं जर समजलं तर स्ट्रिंगचा कॉन्सेप्ट इथं खतम होते. आणि आता नेक्स्ट क्लासमध्ये आपण स्टडी करू व्हायब्रेशन इन ऑर्गन पाईप. ठीक आहे. तुम्ही ब्रेक घेऊन घ्या 5 मिनिटाचा.